हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है भारत का भूगोल की विभाजन। इसमें दो तीन क्वेरीज थी जो इस भौगोलिक विभाजन से जुड़ी हुई है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेरी थी कि जी एक मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, क्या वो लावा से बना हुआ है? तो हाँ, जो मालवा का पठार है वो लावा से बना हुआ है। सेकंड, जो इसमें क्वेश्चन पूछा था, सर आपने एक चीज बताई थी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है और स्पेशली जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो फ्लो आपने बताया था वो बताया था वेस्ट टू ईस्ट। परंतु यहाँ पर दो रिवर्स हैं, एक नर्मदा है और एक तापी है, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? उसका कोई तो रीजन होगा। हाँ, अगर नर्मदा और तापी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही हैं तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? आप लोगों ने थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो उस कंडीशन में एक चीज आई थी कि उसमें एक चीज आई थी, आप लोग पढ़ते होंगे रिफ्ट वैली, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो नर्मदा और तापी है वो रिफ्ट वैली के अंदर से बहती है। नर्मदा नदी है वह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, और तापी है वो सतपुड़ा और अजंता जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, उसके अंदर से बहती है। और इनका जो स्लोप है रिफ्ट वैली का वह पूर्व से पश्चिम की ओर है, जिसकी वजह से ये दोनों नदियां अपने फ्लो में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती है। जो दो तीन क्वेश्चंस और है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो जब भी वो टॉपिक और आगे आएंगे तो उसको मैं उन टॉपिक्स के अंदर क्लियर करूंगा। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वह है घाट्स। जैसे कि हमने अभी तक तीन जो फिजिकल डिविजन है उसकी स्टडी कर ली है। पहला हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड उत्तरी भारत के मैदान के बारे में पढ़ा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे घाट्स हैं। मुख्य रूप से भारत के अंदर दो प्रकार के घाट पाए जाते हैं जिसको हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे पश्चिमी घाट का, तो इसको हम लिख सकते हैं पार्ट 1। ठीक है, पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेके नीचे केरला के लास्ट तक फैला हुआ है उसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री और पश्चिमी घाट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसके फ्लो को, इसके विस्तार को देखेंगे, जो तापी घाटी है, तापी घाटी से लेकर लास्ट में अरब सागर तक यह लगभग 1600 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है। मतलब आप वहां से देखोगे गुजरात से लेके नीचे आओगे तो कन्याकुमारी तक। इसको हम जब मानचित्र के ऊपर आएंगे तो मैं आप लोगों को ये मानचित्र के ऊपर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वह ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिक उठाव। प्लेट विवर्तनिक उठाव का मतलब क्या हुआ? अगर आप थोड़ा सा और बैक में जाओगे तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो हमारा दक्षिण का पठार है वह सबसे स्टेबल लैंड मास माना जाता है और वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। और जब फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे तो उस टाइम पे हम प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो पूरी पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। तो उस कंडीशन में जब वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तो कुछ ना कुछ विकार आता है। तो जो ये हमारा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट है वह प्लेट विवर्तनिक उठाव या जो ब्लॉक फॉल्टिंग है जिसको हम रप्चर बोलते हैं, तो उस वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। अगर आप जाके रियल के अंदर देखोगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा, अरे ये तो क्या है, एक दीवार सी खड़ी है अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से वो कर सकते हैं भाई, डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप एक चीज कह सकते हो, जब भी इसका निर्माण की बात आती है तो उस कंडीशन में प्लेट विवर्तनिक या जो आपकी ब्लॉक भ्रंश फॉल्टिंग है उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। जो इसकी औसत ऊंचाई है वह लगभग 900 से लेके 1600 मीटर के
बीच में पाई जाती है। मतलब आप कहीं कहीं देखोगे बहुत ऊंचाई दिखाई देगा, कहीं पर देखोगे आपको वो काफी कम दिखाई देगा। तो इसकी जो उच्चतम चोटी है, क्योंकि जब ऐसी बातें आती हैं तो उसमें क्या होगा कि कहीं पे 900 मीटर भी है, कहीं पे 1600 मीटर भी है, लगभग 1600 के उससे ज्यादा भी है। मतलब ये मैंने आप लोगों को एक औसत ऊंचाई बताई है। 900 से 1600 मीटर बोल सकते हो, 900 से 1100 मीटर बोल सकते हो। हर एक बुक्स में आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, मगर फिर भी हम इसको बोल देते हैं 900 से 1600 मीटर के बीच में। जो इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें अन्नाई मुड़ी आती है, जिसकी हाइट समुद्र तल से 2695 मीटर है। उसके बाद दोदाबेट आती है 2627 मीटर, और उसके बाद काल सुबाई आती है जिसकी जो ऊंचाई है 1640 मीटर के आसपास मापी गई है। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, उच्चतम चोटी के रूप में मानी जाती है। इसके बाद क्या है, यह भाग कुछिक जो पहाड़ी भाग होता है, या आप कह सकते हो कुछ एक सेक्शन के अंदर बटा हुआ है, और उन सेक्शंस को हमने एक नाम दे रखा है। नाम कैसे, जब मैं मुख्य पहाड़ी की बात करता हूं उसमें सह्याद्री ये सबसे मेन है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है। उसके बाद नीलगिरी का पार्ट आता है, उसके बाद अन्नामलाई का नाम आता है, उसके बाद पालनी का नाम आता है, उसके बाद कोर्डमम का नाम आता है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि पश्चिमी घाट को अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कोर्डमम का नाम आता है। इतनी बड़ी एक ये जो है लैंडफॉर्म्स है, इसको हम ऐसे ही पार नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, काफी हाइट है, इसको कैसे पार करेंगे। तो उस कंडीशंस में वहां पर क्या है, कुछ एक मुख्य दर्रे हैं। बिना इन दर्रों के ये जो पार्ट है वो जो हमारा, आप ये कह सकते हो क्या बोलेंगे उसको, मुख्य भूमि भारत की उससे कटा हुआ है, जिसमें थाल घाट, भोर घाट स्टार्टिंग में आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में आते हैं। उसके बाद पाल घाट आता है जो नीचे केरला के आसपास आता है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई जो भाग है उनके बीच में स्थित है। यही एक पार्ट है जिसकी वजह से जो ये आपका पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट है, उसके ऊपर हम लगातार आ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद ये मुख्य है। उसके बाद अफवाह की जब हम बात करते हैं, कुछ एक नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ एक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं वो काफी छोटी भी है, बड़ी तेज गति से भी चलती है, और डेल्टा भी बहुत कम बनाती है, या डेल्टा बनाती ही नहीं। तो उस कंडीशन में इसमें जो मुख्य नदियां हैं शरावती, मांडवी, जूरी, भारतपूजा और पेरियार, ये सारी की सारी अरब सागर में गिरती हैं। मतलब इस तट से लगी उसमें अरब सागर में गिर गई। ठीक है, मगर कुछ बड़ी बड़ी नदियां भी हैं। बड़ी नदियां कौन सी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं या दक्कन के पठार में मिलती हैं। वो क्या करती हैं, वो पूरा साल बहती है, और उसमें जो मुख्य मुख्य नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और भीमा, ये नदियां हैं जो कि आपकी पश्चिमी घाट से निकलने के बाद पूरे दक्कन पठार को सिंचती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब सह्याद्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेन क्वेश्चन, या फिर क्या कह सकते हैं कि इसका जलवायु के ऊपर कोई प्रभाव है, क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसा कोई इसका इंपैक्ट है। वास्तव में जो पश्चिमी घाट है उसका जलवायु के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। जो पार्ट विंडवार्ड साइड है, मतलब पवन आमुख है, जो अरब सागर से पवनें आती हैं उनको रोककर वह वर्षा करवाता है, और जो पश्चिमी तट है पूरा का पूरा, उस तट के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, वहां पर आप ये मानो 200-250 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। परंतु जैसे ही ये पवन विमुख में आती है, लीवार्ड साइड आती है, तो उस कंडीशन में इन
तौनों के अंदर कोई भी नमी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो रेन शेडो जोन के अंदर आ जाता है या वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आ जाता है। यही एक रीजन है जो कर्नाटका पठार है वो रेन फीड जोन के अंदर आता है कि वहां पर कोई भी वर्षा नहीं होती। और आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंगलोर और बेंगलोर इनका डिफरेंस सारा 50 से 60 किलोमीटर है, परंतु इन दोनों में जो वर्षा की मात्रा वो अलग अलग पाई जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैंगलोर है वो पवन अवमुख है, बेंगलोर है वो पवन विमुख है, जिसकी वजह से बेंगलोर में वर्षा बहुत कम होती है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और ये क्या करता है, यहाँ की जितनी भी एक्टिविटी है उस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये है आपका पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसके साथ लगता है पश्चिमी तट, जिसकी चौड़ाई काफी कम होती है, फर्टाइल भी है और उसकी जो ऑन एन एवरेज विड्थ है वो 90 से लेकर 120 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हम थोड़ी सी जो अगली जो क्लासेस हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इन चीज़ों को अगर याद रखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा उत्साह भी बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।